हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जैसे कल मैंने कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें एक बताया था कि कोर्ट का जजमेंट जो रहता है उसके रिगार्डिंग मैंने कंक्लूसिव प्रूफ की बात करी थी। ठीक है, तो वो हमारे सेक्शन 35 में था बीएसए के। तो आज जैसे मैंने बोला था कि हम लोग आज क्या करेंगे कि वही हम उन कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिलेवेंट होते हैं। रिलेवेंट मतलब क्या? रिलेवेंट जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब होता है? अब देखो, मैं सीधा वो बताऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये जानो। देखो, ये एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, कि कोर्ट का जजमेंट कब रिलेवेंट होता है। इसके ऊपर कोई बड़ा टॉपिक होगा, है ना? तो हम ये जो सेक्शन 34 से लेकर 38 है, ये आता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के पार्ट में। ठीक है, तो मतलब कौन से फैक्ट रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब जो फैक्ट रेलेवेंट होगा, है ना, अब रेलेवेंसी मतलब क्या, मैंने आपको बात पहले ही बता रखी है, लेकिन यहाँ पे भी समझो। तो बेसिकली आज हम लोग, मैं आपको बताते हैं हम डील क्या करने वाले हैं। हम लोग सेक्शन 34 से लेकर 38 के बारे में डील करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं, आप बड़ी हेडिंग समझो और पूरा इसका बैकग्राउंड दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हेडिंग के अंदर आता है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी मतलब क्या? देखो, रेलेवेंसी दो तरीके की होती है। ठीक है, लॉजिकली रिलेवेंट और लीगली रिलेवेंट, है ना? तो लीगली रिलेवेंट मतलब क्या? जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रिलेवेंट है। हमें लॉजिक से मतलब नहीं है लॉजिकली रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डीएनए की बात करें, तो डीएनए जो है उसे क्या कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस है ना? डीएनए में जो बातें आती है वो लॉजिकली रिलेवेंट होगा, है ना? क्या होगा? लॉजिकली रिलेवेंट होगा डीएनए के अंदर जो बात है। लेकिन आप लोगों ने जब पढ़ा था कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, तो क्या बताया था कि डीएनए को जो है ओवरराइड करेगा हमारा प्रोविजन। ठीक है, तो लेजिटिमेसी के रिगार्ड में जो था वो कंक्लूसिव प्रूफ था ना? पढ़ा था जब आपने लेजिटिमेसी वाला सेक्शन। ऑल्दो लॉजिकली रिलेवेंट था, लेकिन वो एडमिसिबल, वो जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल हो। ठीक है, तो मतलब कोर्ट मानती भी है उसे। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई जज है, ठीक है, वो उसने ही अपने सामने इंसिडेंट होते हुए देखा, तो ऑल्दो जो जज अपने सामने देखा, तो ये सारी जो जज का ओपिनियन होगा वो क्या होगा? लॉजिकली रिलेवेंट होगा। लेकिन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी कहा है कि पर्सनल ओपिनियन ऑफ जज जो है वो रिलेवेंट होगा? नॉट एट ऑल। पर्सनल ओपिनियन ऑफ जज की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर जो क्लाइंट है उसने एडवोकेट को कुछ बताया, है ना, वैसे तो एडवोकेट से रिवील नहीं कर सकता है, ठीक है, तो पर वो ऑल्दो लॉजिकली करेक्ट होगा लेकिन नहीं एडमिसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें? रिलेवेंसी। हमें मतलब नहीं है क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, नो। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो रिलेवेंट है तो रिलेवेंट है, हमें बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेवेंसी मतलब ये समझ आए। अब रिलेवेंट है तो इसका क्या मतलब है? रिलेवेंट है तो सबसे पहली चीज ये है कि वो एडमिसिबल होगा। एडमिसिबल है, इसका क्या मतलब? एडमिसिबल होगा तो मतलब कोर्ट इसे अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगी, राइट, है ना? तो कोर्ट इसे मतलब अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगी। अब इसका मतलब समझो, एडमिसिबल मतलब कोर्ट उसे कंसिडर करेगी। कंसिडर करना मतलब अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करना। कोर्ट उसे अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन करेगी मतलब उसे अपने जजमेंट का बेसिस बनाएगी, है ना? बेसिस ऑफ जजमेंट, समझ आया? तो रिलेवेंसी शब्द का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा जजमेंट जो है कोर्ट का, कौन सा जजमेंट जो है वो एडमिसिबल होता है। ठीक है, मतलब रिलेवेंट बेसिकली, आई थिंक यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया, कौन सा रिलेवेंट होता है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, एडमिसिबल है या नहीं है। कोर्ट देखती है कि जो चीज़ें रिलेवेंट होती हैं वो एडमिसिबल है या नहीं, है ना? सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट कि कौन सा जो है वो रिलेवेंट होगा। नॉट एडमिसिबल इज नॉट द वर्ड हियर, यू कैन राइट रिलेवेंट। ठीक है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि वो जजमेंट जो कि कोर्ट को कॉग्नाइजेंस लेने से रोकती है। क्या मतलब? मतलब वो जजमेंट, है ना, वो जजमेंट जो कोर्ट को बताती है कि ये कोर्ट जो है इस मैटर को दोबारा से एंटरटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब दोबारा उसको कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकती है, वो जजमेंट रिलेवेंट होता है। अब ऐसे कौन सा जजमेंट होता है जिसे दोबारा नहीं लिया जा सकता? होते हैं, जैसे क्रिमिनल मैटर्स में भी होते हैं, सिविल मैटर्स में भी ऐसे
चीज़ें होती हैं, जैसे सिविल में रेस जुडिकेटा हो गया, है ना, लिमिटेशन एक्ट के अंदर चीज़ें होती हैं। तो मतलब उसे कोर्ट जो है दोबारा उसका कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकती, दोबारा कोर्ट उससे डील नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो जजमेंट ये बताए बात, है ना, जिससे कि हमें बात प्रूफ कर सके कोर्ट में कि दोबारा से कोर्ट को हम बताएं कि दोबारा से कोर्ट इस मैटर का कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकती, वो जजमेंट रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में जैसे डबल जियोपार्डी का रूल आप लोगों ने पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना। तो एक बार जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, दोबारा से डिसाइड, है ना, आप मतलब डबल जियोपार्डी वाला प्रोविजन है, मतलब दोबारा से उसे नहीं डील करेगी, है ना। नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। आई थिंक इसका एक मैक्सिम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेमो डेबिट बिस विक्सारी, आई डोंट नो, मुझे अभी जस्ट याद आया, तो मे बी इट इज, है ना, नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, ठीक है। अब अगली चीज, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि कौन से जजमेंट जो है वो रिलेवेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ठीक है, कभी कभी मान लो सेम मैटर है, ठीक है, अब वो जो सेम मैटर है, तो सपोज जो सिविल लॉ का जजमेंट है, क्या वो क्रिमिनल ट्रायल में यूज हो सकता है, या फिर क्रिमिनल लॉ का जजमेंट जो सिविल मैटर में यूज हो सकता है। मतलब समझ लो सेम मैटर है, सेम पार्टीज है, सेम लीगल कैपेसिटी है, तो क्या वो यूज हो सकता है, मतलब आई मीन क्या वो रिलेवेंट होगा। जो चीजें क्रिमिनल केस का जो भी क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था उस दौरान जो जजमेंट आई है, क्या मैं उसे सिविल मैटर में यूज कर सकती हूँ, या फिर जो सिविल मैटर है उसके अंदर जो चीजें हुई हैं, क्या मैं उसे क्रिमिनल केस में मतलब क्रिमिनल ट्रायल में यूज कर सकती हूँ सिविल केस के जजमेंट को। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज डचेस ऑफ किंगस्टन। अब देखो धीरे धीरे आपको बहुत ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट देखने में, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखने में छोटा है, लेकिन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप से है। तो देखो इंटरेस्टिंग भी बहुत है, पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगा। तो हमारे पास केस था डचेस ऑफ किंगस्टन का। इसमें पहली बार ये कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, जो चीज़ सिविल लॉ के मतलब सिविल लॉ के दौरान जो जजमेंट है क्रिमिनल ट्रायल में नहीं रिलेवेंट, और सेम सिविल और क्रिमिनल का मतलब दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जा सकते। मतलब मैं सोचूं कि जो सिविल का है वो मैं क्रिमिनल का कर दूं, है ना, ऐसे ही नहीं होता। देखो ये सिविल टोटली अलग मैटर है, क्रिमिनल टोटली अलग मैटर, हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखो कि पार्टीज ही अलग होते हैं। जो क्रिमिनल केस होता है स्टेट वर्सेस होता है, क्योंकि जो क्राइम होता है स्टेट के अगेंस्ट होता है, लेकिन सिविल केस क्या होता है इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है, ठीक है, ए वर्सेस बी ऐसा होगा, लेकिन स्टेट वर्सेस ए होगा, स्टेट वर्सेस बी होगा क्रिमिनल मैटर। और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दोनों में अलग है, सिविल में कैसा है क्रिमिनल में कैसा है, सिविल में कैसा है और क्रिमिनल में है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। क्या सिविल में है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? बिल्कुल भी नहीं। सिविल केस में क्या है, सिविल केस में क्या है प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर और भी केस आए थे, लेकिन उसके बाद एक केस है, अब देखो केसेस के थ्रू मैं आपको पूरी बात समझाऊंगी, ठीक है, एक एक करके कौन कौन से केस में क्या बोला गया था। तो पहला था MS शेरिफ का केस। इस केस में ये कहा गया था, मतलब इसने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट हो सकता है, मतलब सेम मैटर सारी सेम चीज़ें हैं, लेकिन सिविल और क्रिमिनल में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई थी कि इन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन उसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर दिया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को आपस में कैसे डील किया जाए। मतलब ये जो मैटर था ये ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। तो बोला कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे कि हम लोग ये कह सकें कि ये रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा केस आता है ना, इसे आप सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। VM शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। इस केस में इन लोगों ने ये कहा ना कि कोई भी अगर मैटर है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं उस पर क्रिमिनल कोर्ट की भी फाइंडिंग है और सिविल कोर्ट की भी है, तो जो सिविल कोर्ट है ना वो सुपरसीड करेगी क्रिमिनल कोर्ट को। रीज़न क्या है, क्योंकि सिविल कोर्ट जो ज़्यादा डिटेल में जाता है तो क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड करेगी, ठीक है। मतलब अभी आप देखते जाओ, अभी आपको फाइनल पोजीशन समझ आएगा, लेकिन आपको केसेस भी तो पता होने चाहिए ना, वरना आप लिखोगे क्या। फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास जो तीसरा जजमेंट आया खड़कन वर्सेस स्टेट ऑफ UP। इस केस में बोला कि कोई भी जजमेंट रिलेवेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा अगर वो सेक्शन मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का था, तो सेक्शन 40 से 44 के बीच में आता है
है ना। तो इंडियन, अब देखो जो केसेस है वो तो इंडियन एविडेंस एक्ट के ही बारे में होंगे ना, बीएसए का थोड़ी होगा। तो ये बोला गया कि जो भी जजमेंट जो है सेक्शन 40 to 44 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो ठीक है, वो रिलेवेंट होगा, है ना। तो और इसमें एक और बात बताई गई कि देखो हम लोग रिलेवेंट होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो सिविल सेम मैटर है, सेम पार्टी है, सेम लीगल कैपेसिटी है, उनके बीच में चीज़ें रिलेवेंट होती हैं। वो रिलेवेंट क्या चीज़ें होती हैं कि क्या फाइनल जजमेंट है ना। फाइनल जजमेंट जो होता है वो रिलेवेंट होता है, ठीक है। पार्टीज कौन थी, है ना, ये भी रिलेवेंट होता है। लेकिन अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं रिलेवेंट होता है। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, जब मैंने आपको कार्डिनल प्रिंसिपल बताया था तो वहाँ पे छोटे में बताया था कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है, ये कभी भी रिलेवेंट नहीं होता है ना। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मतलब कोर्ट उस एविडेंस को कंसिडर करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। कोर्ट उसको क्या वैल्यू दे रही है, कोर्ट उसकी क्या एविडेंशियली वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो देखो सिविल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग रहता है और क्रिमिनल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग रहता है ना। तो दोनों में ही कोर्ट जो रहती है एविडेंसेस को अलग तरीके से अप्रिशिएट करती है, मतलब उसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि सिविल केस और क्रिमिनल केस अलग है, ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ है, इनका कंपैरिजन कैसे ही हो सकता है ना। तो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो कभी रिलेवेंट नहीं रहता। बाकी फाइनल जजमेंट और पार्टीज ये क्या रहती है, ये रिलेवेंट रहती है। फिर हमारे पास एक लैंडमार्क केस है इसके रिगार्डिंग, है ना, जो कि इस मैटर को पूरा ठीक से बता देता है। केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, है ना। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि देखो न कोई सा भी जजमेंट पहले आ जाए, चाहे सिविल आ जाए, है ना, चाहे क्रिमिनल आ जाए, पहले कोई भी आ जाए, कोई एक दूसरे को बाउंड नहीं करेगा, एक दूसरे से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। सिविल कोर्ट का जजमेंट, है ना, क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट से नहीं बाउंड है, ठीक है। दोनों अलग अलग डील किए जाएंगे, ठीक है। और यही बात कही गई थी कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो कभी भी रिलेवेंट नहीं होता है। अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस आपको समझ मतलब पता है ना कि कोर्ट उस एविडेंस को कंसिडर करेगी या नहीं कंसिडर करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रिलेवेंट होती है, ठीक है। डिसीजन कब पास हुआ था, व्हेन वाज द डिसीजन पास, पार्टीज कौन थी, है ना, और फिर क्या कहते हैं कि फाइनल जजमेंट क्या था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेवेंट होती हैं, बाकी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस तो कभी रिलेवेंट नहीं होता। अब चलिए ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक अप्रिसिएशन है जो कि दोनों ही कोर्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। वो क्या है, अगर कोई भी पार्टी एडमिशन, ठीक है, या फिर कन्फेशन करती है वो हमेशा ही रिलेवेंट होगा। क्या रीज़न है, क्योंकि अलग तरीके के मतलब एविडेंसेस होते हैं, वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। तो चाहे एडमिशन और कन्फेशन, मतलब चाहे सिविल केस में, ऑब्वियसली हम एडमिशन को ज़्यादातर सिविल केस से रिलेट करते हैं, कन्फेशन को क्रिमिनल केस से। तो ये चाहे सिविल, ये जो एडमिशन कन्फेशन है, चाहे वो सिविल केस में यूज़ हो रहा हो चाहे क्रिमिनल केस में यूज़ हो रहा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों केसेस में ही रिलेवेंट होंगे, क्योंकि एडमिशन और कन्फेशन क्रिमिनल केस में नहीं बदलेगा और सिविल केस में नहीं बदलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ गया। अब देखो आपको समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ओनली आई मेंशन, ठीक है। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैं फालतू में आपके लिए इतना डिफिकल्ट बनाती जाऊँ, मैं तो चाहती हूँ आपके लिए बहुत ईजी हो, है ना। तो अब चलो, अब हम लोग डील करेंगे सेक्शन 34 से लेके 38 तक, ये हमारा बीएसए का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 40 टू लेके 44 तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको सेक्शन 34 है ना वो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि वो जजमेंट रिलेवेंट होंगे जो कि कोर्ट को मना मतलब बताते कि कोर्ट दोबारा से उसे ट्राई नहीं कर सकती, दोबारा से मतलब कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकती, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 34 में बीएसए के दे रखा है, ठीक है, जो कोर्ट को बार करती है दूसरे सेकंड सूट या फिर ट्रायल से, ठीक है। जो वो जजमेंट रिलेवेंट होता है, मतलब जिस जजमेंट को देख के कोर्ट ये कह दे कि अब जो है दूसरा ट्रायल नहीं किया जा सकता है, कोर्ट दोबारा से उस मैटर का कॉग्नाइजेंस नहीं ले सकती, तो जो ये जजमेंट बताने में मदद करता है वो जजमेंट क्या होता है, रिलेवेंट होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सेक्शन 35 के बारे में पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो सेक्शन 35 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 35 में ये पढ़ा था, इसके दो पार्ट्स, इसमें हमने कंक्लूसिव प्रूफ के बेसिकली कंटेक्स्ट में पढ़ा था। बीएसए का ही बता रही हूँ सेक्शन, ठीक है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना, बार बार रिपीट करूँ इससे टाइम वेस्ट होता है ना। तो सेक्शन 35 में बताया गया था, इसमें बताया गया था कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन किससे डील करता है, जजमेंट इन रेम से डील करता है और किसी चीज़ से नहीं डील करता, ठीक है। तो जिसका पहला पार्ट था 35(1) वो बता रहा था कि रिलेवेंट कब होगा ये जजमेंट, ठीक है, तो रिलेवेंट कब होगा, और दूसरा
अगली चीज़ ये है कि इसके कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया कि कब इसका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो है 4 मैटर से डील करता है। ठीक है, सेक्शन 35 हमारा 4 मैटर से डील करता है। जजमेंट इन टर्म तो है ही, उसमें भी स्पेसिफिकली 4 मैटर्स है। पहला हमारा प्रोबेट का मैटर है। ठीक है, प्रोबेट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी विल होता है। ठीक है, तो विल को क्या होता है कि विल ऑटोमेटिकली जो रहता है वो उसके अंदर कोई पावर नहीं रहती, मतलब विल ऑटोमेटिकली मुझे कोई राइट नहीं देता है, हमें कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो जब कोर्ट जाते हैं, फिर जब कोर्ट वहाँ पे देखती है कि हमारा विल सही है या नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली प्रोबेट ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि विल ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा, विल तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अगर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ये थोड़ी चेक करेगा कि विल सही है या नहीं है, ये कोई थोड़ी चेक करेगा। लेकिन जब आप वो राइट लेने जाते हो ना, तो वहाँ पे कोर्ट देखती है कि आपका विल सही है या नहीं सही है। अब कल को कोई किसी के नाम पे कुछ भी कर देगा, ठीक है, कि लाइक एनीथिंग, है ना, कि लाइक होल इंडिया इज योर्स, कैन आई गिव दिस इन विल, क्या मैं आपको विल बना के दे सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यही बेसिकली हमारा विल इफेक्टिव कब होता है, कोर्ट जो ऑर्डर देते हैं, प्रोबेट ऑर्डर। ठीक है, फिर मैट्रिमोनी से रिलेटेड मैटर रहते हैं। मैट्रिमोनी से रिलेटेड कौन से मैटर, मैंने बोला है जजमेंट इन डेम से डील करता है। तो मतलब लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर कपल डिवोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिवोर्स है वो उनका स्टेटस क्या हो जाएगा डिवोर्स का, अनमैरिड। तो अनमैरिड क्या है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, एक दूसरे के लिए सिर्फ अनमैरिड नहीं है, दे आर अनमैरिड फॉर एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, फिर एडमिरलिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 4 मैटर से डील करता है। तो जजमेंट इन टर्म से डील करता है, बाकी प्रोबेट, मैट्रिमोनी, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग, इन्हीं जजमेंट्स के रिगार्डिंग ये क्या करता है, डील करता है और कंक्लूसिव प्रूफ भी करता है। किन चीज़ों के रिगार्डिंग कंक्लूसिव प्रूफ रहता है, कि कब राइट मिला। ठीक है, दूसरा किसे राइट मिला, व्हेन, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो कोई राइट उसका चला जाता है, ठीक है, कोई उसका राइट उसे सीज हो जाता है, टेक अवे कर लिया जाता है उसका राइट, तो कब से, कब उसका राइट वो जो है सीज हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो उसे कोई प्रॉपर्टी मिली है ना, तो कब से उसके नाम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मिली है तो यहाँ पे सीज हुआ, और यहाँ पे उसे मिला है, एंटाइटल्ड हुआ है उस राइट के लिए। तो बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन 35, 2 सेक्शन क्लियर है, 34, 35, है ना, और इंडियन एविडेंस एक्ट का 40 और 41। अगला है हमारे पास सेक्शन 36। ठीक है, BSA का ये क्या कहता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का, शुड आई राइट विद डिफरेंट पेन, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेक्शन 36 BSA का। अब बाकी जो हमारा है अगला सेक्शन 42 है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो बेसिकली ये कहता है कि वो मैटर्स जो कि सेक्शन 35 में नहीं है, ठीक है, जो सेक्शन 35 में नहीं इंक्लूडेड, उसके बारे में बात करता है। फर्स्ट चीज़ ये क्या कि सेक्शन 35 नॉट इंक्लूडेड। दूसरा चीज़ ये क्या कहता है कि वो वैसे, जैसे नॉर्मल रूल क्या होता है कि नो वन शेल बी प्रेजुडाइज इफ इज नॉट पार्टी टू दैट केस, है ना, मतलब कोई भी जजमेंट है किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं यूज़ किया जा सकता जब तक वो पार्टी नहीं है। लेकिन वो इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, वो पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी वो उस जजमेंट से अफेक्ट होगा। अरे बताऊंगी, इसका एक बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन दे रखा है। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है, जिसमें जिस चीज़ की बात करिए पब्लिक नेचर से रिलेटेड है ना। अभी आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाएगी। एक एग्जाम्पल देखती हूँ। ठीक है, एक है, ये घर है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, थोड़ी सी ज़मीन है। ठीक है, तो अब बी का भी यहाँ पे घर है ना, तो अब बी को जब बाहर जाना होता है ना, तो बी को इसी ज़मीन से होके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ए क्या कहता है, ए कहता है कि मेरा लैंड है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सू कर देता है कि तुमने ट्रेस पास किया है। ठीक है, ए वर्सेस बी कोर्ट में, चलो कोर्ट में ए वर्सेस बी हुआ। अब वहाँ पे कोर्ट ये बात बोलते कहते कि जो लैंड है ना, जो ए अपना कह रहा है, पहली बात तो ये पब्लिक लैंड है, ये पब्लिक का है, तो जब उसका ज़मीन है ही नहीं है तो यहाँ पर ट्रेस पास कैसे होगा। अब कल को जो सी है वो अपना घर इधर बना लेता है। ठीक है, कौन, सी, अब वो भी यहीं से जा रहा है। अब ए फिर से सू कर रहा है, बड़ा पागल आदमी है, हाँ, ए फिर से सू कर रहा है। तो अब ये डिसाइड हो चुका है ना कि ये जो है पब्लिक लैंड है, तो यहाँ पर ट्रेस पास कैसे होगा। ऑल्दो ए वर्सेस बी में डिसाइड हुआ था, ठीक है, लेकिन ये ए वर्सेस सी में भी ये रिलेवेंट होगा। मैंने क्या बोला है, प्लीज़ ध्यान रखना, क्या होगा, रिलेवेंट, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, रिलेवेंट। ठीक है,
सो ये था ये सेक्शन, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अच्छा सा सेक्शन है। अगला हमारा सेक्शन 37 बीएसए का। वो ये बस ये बात कहता है ना, देखो कोई भी जजमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा अगर अगर वो सेक्शन 34 में नहीं फॉल कर रहा है, 35 में नहीं फॉल कर रहा है, 36 में। अगर जो इन तीनों के अंदर रेलेवेंट नहीं हुआ ना, वो रेलेवेंट होगा ही नहीं जजमेंट। लेकिन दो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे वो रेलेवेंट हो सकता है। वो दो सर्कमस्टांसेस क्या है? पहला ये है कि वो फैक्टिंग इशू है, ठीक है, अगर वो जो जजमेंट है वो फैक्टिंग इशू है तो, या फिर कहीं पे वो जजमेंट जो है रेलेवेंट है अगर एक्ट में कहीं पे मेंशन्ड है, ठीक है, इस अधिनियम में कहीं पे, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि वो रेलेवेंट है तो वो रेलेवेंट होगा। जैसे अगर हम लोग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एडमिशन होता है, ठीक है, तो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होगा, है ना, होगा ना रेलेवेंट। तो बस यही बात है यहाँ पे, क्या कहा जाता है कि जो चीज़ें अगर हमारी जो जजमेंट 34, 35, 36 में रेलेवेंट नहीं है तो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन दो एक्सेप्शन है, वो क्या है? अगर वो फैक्टिंग इशू है या फिर वो इस एक्ट में कहीं पे मेंशन्ड है कि वो रेलेवेंट है ना, तो वो रेलेवेंट होगा। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन थे ना, पहले 6 इलस्ट्रेशन थे, एक अडल्ट्री वाला इलस्ट्रेशन था, उसे हटा दिया गया, तो हम उसे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि ए जो है, लेट मी चेंज द पेन कलर, ठीक है, तो ए जो है वो क्या करता है, बी को सू करता है, ठीक है। किस बात के लिए सू करता है? कि वो जो उसकी वाइफ सी है ना, ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ है, ठीक है, इसके साथ अडल्ट्रस रिलेशन में था, ठीक है। अब क्या होता है कि अडल्ट्री जो है वो प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहते हैं कि बी ये चीज़ क्लेम करता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बी कहता है कि यू आर नेवर हर हस्बैंड, है ना, ऐसे कहता है बी। अब थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी समझा रही हूँ, ठीक है, लेकिन कोर्ट जो है चीज़ प्रूफ कर लेती है और जो बी का वो कन्विक्शन हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आई। अब ये बोलता है चलो बी की छुट्टी। अब ए आता है सी के पास, है ना, कहा कि तुमने बाईगेमी किया था, आई वॉज अलाइव, है ना। तो अब तक क्या था? अब तक ये जो ये मैटर चल रहा था यहाँ वाला, ठीक है, ये जो यहाँ वाला मैटर चल रहा था, ये कैसा मैटर चल रहा था? ये वाला जो मैटर चल रहा था ये चल रहा था हमारा उससे रिलेटेड, क्या कहते हैं कि जजमेंट इन टर्म से रिलेटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो क्राइम था ना, है ना। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं है, इस वजह से इस इलस्ट्रेशन को हटा दिया गया। फिर अगला जो है, ए सू करता है सी को बाईगेमी के लिए। तो यहाँ पे अगर सी कहती है ना, कि यू आई वॉज, जो हमारे बीच में मैरिज थी वो वैलिड थी ही नहीं, मतलब ठीक है, बोलते कि हमारे बीच का जो मैरिज था वैलिड नहीं था, यू आर नॉट माई हस्बैंड। तो ए अगर चाहे तो क्या इस जजमेंट को यूज़ कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो जो जैसे यहाँ पे सेक्शन 43 दे रखा है, तो वहाँ पे जो सेक्शन थे 40, 41, 42 के अंदर नहीं फॉल करता है, इनमें से किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं आता है, तो ये रेलिवेंट है ही नहीं, है ना। ए इस जजमेंट को यूज़ ही नहीं कर सकता है ना, ये रेलिवेंट होगा ही नहीं, एडमिसिबल होगा ही नहीं। एविडेंस किसका दिया जाता है? कौन से फैक्ट का दिया जाता है? जो रेलिवेंट हो। यहाँ पे रेलिवेंट है ही नहीं क्योंकि इन तीनों सेक्शन में आता ही नहीं है। समझ आया? सेक्शन 38, ठीक है, ये क्या बात कहता है? बेसिकली हमारा सेक्शन किस में था? 44 में था, ठीक है। वो ये बात कहते हैं कि सपोज अगर कोई भी जजमेंट जो है वो रिलेवेंट है, ठीक है, रिलेवेंट कहाँ पर रिलेवेंट है? जैसे मैंने आपको आगे बताया था, ठीक है, कि वो 40, 41, 42 में रिलेवेंट है ना, या फिर बीएसए का हमारा 34, 35, 36 में रिलेवेंट है ना। अब क्या होता है, जो एडवर्स पार्टी है वो ये प्रूफ कर दे कि जो यहाँ पे जो भी कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है वो क्या था? वो कॉम्पिटेंट नहीं था डिलीवर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या? कॉम्पिटेंट नहीं था। और दूसरी चीज़ क्या? कि वो फ्रॉड या फिर कल्यूजन से वो जजमेंट लिया गया, ठीक है। या तो कॉम्पिटेंट नहीं था पहला, या फिर जो उसने जजमेंट डिलीवर किया है, मतलब पार्टीज़ के आपस में मिली भगत थी, उन्होंने मिल के कोर्ट से जो है जजमेंट पास करा लिया, तो ऐसे में भी ये रिलेवेंट हो जाता है। तो अब एक बार रिलेवेंसी की लिस्ट देखें कि क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है ना। तो देखो, सबसे पहले बीएससी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन 34 है वो रिलेवेंट है पहला, सेक्शन 35 रिलेवेंट है, सेक्शन 36 रिलेवेंट है, सेक्शन 37 में क्या रिलेवेंट है? फैक्ट इन इशू हो, अगर वो
जजमेंट तो रिलेवेंट है, या फिर कहीं पे इस एक्ट में मेंशन हो, अधिनियम में मेंशन हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कि वो रिलेवेंट है ना। फिर अगला जो हमारा लास्ट सेक्शन था वो क्या कह रहा है, अगर क्या कहते हैं कि कोर्ट जो थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, है ना, वो जजमेंट पास करने के लिए, तो वो जजमेंट रिलेवेंट है, या फिर फ्रॉड या फिर और कल्यूजन से वो जजमेंट ऑब्टेन किया गया। कौन से जजमेंट की मैं बात करी, कॉम्पिटेंसी और ये वाले, इन वाले में, ठीक है, ये 1 2 3 इन वाले में, फ्रॉड या फिर कल्यूजन से। तो बेसिकली ये जगह है जहाँ पे ये हमारा हो गया सेक्शन 34 से लेके 38, कोर्ट का जजमेंट कब रिलेवेंट होगा। ये रही हमारी पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। कुछ केस लॉज हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें मतलब रिलेवेंट है, क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर बिना केस लॉ मैं देख के बताऊँ, सिर्फ सेक्शन को देख के बताऊँ, तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है, इन सबको पूरा अच्छे से याद कर लेना। तो इतना ही था हमारा सेक्शन 34 से लेकर 38 तक। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्या बताया गया था, हमने पढ़ा था मेन हेडिंग थी हमारी रिलेवेंसी से रिलेटेड, ठीक है। अब वो जो रिलेवेंसी से रिलेटेड थी कि क्या क्या चीज़ें मतलब रिलेवेंट होगी, जो चीज़ रिलेवेंट होगी वही एडमिसिबल होगा, जो एडमिसिबल होगा वो कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, कोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा तो उसके बेसिस पे जजमेंट होगा हमारा। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ा, डेट वॉज कि कोर्ट का जजमेंट कब रिलेवेंट होगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर. Okay, so if there's any doubt, you can mention in the comment box. And finally, I'm concluding this video. But I wanted to share one thing. Topic खत्म हो चुका है वैसे. I wanted to share one thing, like ये बांग्लादेश वाला इंसिडेंट है. Things are getting so cruel. पता नहीं क्या क्या ये हो रहा है. And this is a small reminder for you कि हम सब एक law profession के लोग हैं, ठीक है. This profession holds so much of a power. If you use a profession wisely, you can bring revolution. You can stop all such things happening. It was a small reminder for you. Please work hard and use your profession wisely to stop all these things. You have chosen such a powerful profession. You owe to the society, right? You have some responsibility towards the society. हमें लगता है हम दूसरों की तरफ देखते तो हमें लगता है कि oh this won't happen with us, but the things that are at our doorsteps. अगर हम लोग मेजर्स नहीं लेंगे, हम लोग स्टेप्स नहीं लेंगे, सो हाउ ये होगी चीज़ें कैसे। और हमारे पर तो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. वी आर फ्रॉम द प्रोफेशनल लॉ. So please, it was just a gentle reminder so you can know what a profession is, so that you can use the profession wisely, study nicely, and be very proactive. You all have the power to bring revolution. You have chosen such a profession, and I know you all are committed towards your society because you have chosen this profession. This itself says that you are inclined towards your society. You want to do something for your society, right? Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा.